अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कुछ सेनेटर्स से मुलाकात की और जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि IMF के साथ अगर एग्रीमेंट हो भी जाता है और मामला तय भी पा जाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरनाइट कोई चेंज या बेहतरी की तवक्को आप ना रखें। अभी बहुत मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी मुश्किलात आनी हैं और जात से हटकर फैसले करने होंगे। तो ये वजीर आजम साहब ने आज हमें बताया है। और दूसरी जानिब आज कौमी असेंबली में आगा रफीउल्लाह साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये अब आप पिछली हुकूमत पर इल्जाम देना बंद कर दें और जो आप लोग जिस किस्म की ये एक रवायत बन गई है पिछले 60, 70, 74 साल से कि जनाब जो भी आता है वो पिछली हुकूमत को कोसता है और फिर जो आने वाला है वो आपको कोसता है। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ें, इससे किसी का भला नहीं हो रहा। फिर उन्होंने IMF के प्रोग्राम की भी बात की कि हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, निकलते हैं, फिर दोबारा जाते हैं और कर्जों का बोझ बढ़ता चला जाता है, लेकिन अवाम को इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी कि मिनिमम वेज जो 25,000 रुपए की जा रही है उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता, मजदूर को भी नहीं मिल रही जो उजरत फिक्स की जाती है जो कि 25,000 मिनिमम वेज है माहाना। तो उस हिसाब से पर डे डेली वेजर का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, वो भी आपको सुनवाएंगे। फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि पहले एक आज सेनेट में, क्योंकि सेनेट में भी बजट के हवाले से बहस चल रही है, शौकत तरीन साहब का यह कहना था कि एक तो अभी IMF का बजट आपने पेश किया है, खाना पूरी की है, और फिर कहा सुना यह जा रहा है, शौकत तरीन साहब ने कहा कि आइंदा कुछ दिनों में एक मिनी बजट और आ रहा है और एक टैक्सों का भरपूर जो है बोझ वो अवाम पर मजीद डालने का प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो मईशत को सही रास्ते पर ले आए थे। फिर उन्होंने जो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स हैं उनको भी कोट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इन 3 माह में तबाह कर दिया है। एंड देन ही सेड फिक्स इट, और उसके बाद उन्होंने अपनी बहस वहां पे खत्म की। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसी है कि चाइनीज बैंक्स कंसोर्शियम ने $2.3 अरब देने का एग्रीमेंट कर लिया है, विच इज अ ब्रीदर फॉर पाकिस्तान। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो बोझ बढ़ा चलता जा रहा है वो कम हो जाएगा। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी दिलचस्प बात है जो कि अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह पहले उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता हुकूमत IMF के साथ डील कर गई थी पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, और उसके बाद कुछ रोज बाद ही उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है इसका IMF से ताल्लुक नहीं है, ये आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों से इसका ताल्लुक है। और हाल ही में हमने देखा कि आजकल में कोई 15 से 20% आलमी मंडी में क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत भी कम हुई है, ब्रेंट की भी कीमत कम हुई है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या उसका कोई रिलीफ आवाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ज्यादातर जो लोग हैं, खासतौर पर जो मईशत और एनर्जी सेक्टर को देख रहे हैं, उनका यह ख्याल है कि अभी कोई फौरी रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह कीमतें कम होंगी उस तरह लेवी और जो टैक्सेस हैं फ्यूल के ऊपर वो बढ़ेंगे। तो आपको अभी कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा। इन्हीं तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शब्बाज साहब, साबिक चेयरमैन FBR भी रहे हैं PTI की हुकूमत में, माहिर मौशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बाज ज़ैदी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, SDPI के, माहिर मौशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद साहब आपके भी वक्त का। अगर इजाजत दें तो शौकत तरीन साहब ने जो आज सेनेट में बात की वो मैं चाहूंगा कि आपको सुनवाऊं, तो उस पर फिर आपसे कमेंट ले लूं। एक तो पहला खाना पूरी बजट आया कि ये जनाब एक और बजट आ रहा है। चेयरमैन साहब, हमें पता चला कि IMF ने इनको कहा है कि आपने क्या करना है, एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं 440 अरब रुपए के। बैंकरप्सी है इनकी अपनी नाअहली की आए, और इन्होंने एक ही चीज की, ओ आपने फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज किया, उसके लिए पैसे भी रखे। हमारे वक्त में तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, यकदम आपके वक्त में होना शुरू हो गया। 7,000 7,500 मेगावाट की हो गई है। वी लेफ्ट अ वेरी गुड इकोनॉमी फॉर यू, यू मेस्ड इट अप इन 3 months एंड नाउ फिक्स इट।
You messed it up in 3 months. Now you fix it. शौकत तरीन साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने जो कीमतें फ्रीज की थी उसके लिए हमारे पास रेवेन्यूज थे, कुशन मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि हम पर इल्जाम ना लगाएं। बिजली की भी उन्होंने बात की। शफकत ज़ैदी साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फौरी आप जो है ओवरनाइट रिलीफ ना समझें कि चीजें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। द थिंग्स वोंट इंप्रूव ओवरनाइट इवन इफ वी साइन द एग्रीमेंट विद IMF। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर IMF के कहने पर तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही और आलमी मंडी का प्रेशर है, और अगर आलमी मंडी में कीमतें कम होना शुरू होती हैं तो क्या हमें रिलीफ मिलेगा, या जिस तरह ज्यादातर खदशात ये हैं कि उतने ही उसी तरह टैक्सेस बढ़ते जाएंगे? योर टेक सर। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब का बयान पढ़ रहा था, टेलीविजन में देख रहा था, पता नहीं वो सही है या विस्फोट हो रहा है। वो कह रहे थे कि चीन हमें कह रहा है कि आप कब तक मांगते रहेंगे, सऊदी अरब ये कह रहा है कि आप कब तक मांगते रहेंगे। मुझे समझ ये नहीं आती कि वजीर आजम साहब जब ये बात कह रहे हैं वो कहना क्या चाहते हैं। मतलब एक मुल्क का वजीर आजम ये कह रहा है, और मैं अभी कोटेशन उनकी पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है ही इज हाईली कंफ्यूज्ड। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीन हमें कहता है कि आप कब तक मांगते रहेंगे, सऊदी अरब कह रहा है कि आप कब तक मांगते, वो मतलब वजीर आजम पाकिस्तान क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। और बड़ा अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का वजीर आजम इतनी कंफ्यूजिंग बात कर रहा है और वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। तो बात बड़ी सिंपल सी ये है रमीर हैदर साहब, कि पाकिस्तान का जो आने वाले सालों में करंट अकाउंट है, वो ये जो सऊदी अरब का डिपॉजिट आ रहा है और ये IMF से जो आ रहा है पैसे जो आ जाएंगे अगर आता है, तो इससे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। मतलब आप ये समझें कि इससे आपको ये समझ लें कि एक जो बहुत ही क्राइसिस में चले गए थे या उस साल में स्पेकुलेशन बढ़ गई थी वो होगी, मगर पाकिस्तान को मेरे जाती हिसाब में अगले साल में, जो कि मैं किसी पास की बात करना पसंद नहीं करता कि जिसने भी किया अच्छा किया या बुरा किया, वो बात हमें उसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो 22 और 23 है, अगला साल जो है, उसमें पाकिस्तान ने अगर अपना इंपोर्ट का बिल या करंट अकाउंट में जो हमारा नेट खसारा होता है, जो इंपोर्ट और डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस, अगर उसमें 5 से 7 बिलियन का इंपोर्ट में बिल अपना कम नहीं किया, तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाने से बचाने की जरूरत बहुत मुश्किल हो जाएगी और पाकिस्तान को ये पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो वजीर आजम साहब और जो शौकत तरीन साहब हैं और ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, इनको मेरी गुजारिश है कि ये इस काम से जान छुड़ाएं हमारी, कि जो 22-23 में हो गया उसको छोड़ें। अब ये मुझे बताएं कि 21-22 में हो गया, वो खत्म हो गया, 10 दिन बाद ये साल खत्म हो जाएगा। आप ये बताएं कि 22-23 में आपकी क्या पोजीशन है और 23-24 में आपकी पोजीशन क्या है। अब आता है अगले सवाल पर। जो बात है वो ये है कि जो गवर्नमेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि मैंने शायद एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 7,000 का जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये IMF को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वो आपसे 7,500 या कम से कम 7,300 7,200 की डिमांड करेंगे, तो आपकी तकरीबन 250 या 300 बिलियन के टैक्सेस की एडिशन की बात होने वाली है। दूसरा, वो जो उनका प्रोग्राम है फॉर द डेफिसिट, वो उसके ऊपर भी वो क्लियर है इनके साथ। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो गवर्नमेंट इतनी अनसर्टेनिटी दे रही है। जैसे आज भी उन्होंने कहा कि क्या हमारी बात मान लेंगे, तो दोनों मुफ्ता साहब और वजीर आजम साहब जो बात कर रहे हैं वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और मार्केट में अनसर्टेनिटी फैला रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह सकता हूं कि अगर हम 7,300 की टैक्स कलेक्शन पर एग्री कर लें और हम ये एग्री कर लें कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम ये एग्री कर लें कि हम CPEC के प्रोग्राम को रिव्यू कराएंगे, और हम ये एग्री कर लें कि हम पेट्रोलियम लेवी के अंदर ये जो हम इंटरवेंशन करते हैं ये नहीं करते, तो मैं कल आपको IMF से लाके दे देता हूं। ये अवाम को ये नहीं बता रहे कि बात क्या है। बात यह है कि उनके सिर्फ 4 डिमांड्स है। मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। वो कह रहे हैं कि आप जो अपना रेवेन्यू टारगेट है वो 7,500 के आसपास करें। वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे CPEC वाली कंडीशन रिव्यू कराएं।
वो ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम के अंदर इंटरवेंशन नहीं करें, और वो ये कह रहे हैं कि आपका प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको आप सीधा करें और आप काम करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये इसमें से कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। ना ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा, ना ये टैक्स कलेक्शन के लिए तैयार है, पब्लिक को सही, मतलब पब्लिक को बताना नहीं चाहते, ना ये टैक्स बढ़ाने के लिए तैयार है, ना ये पब्लिकली सीपेक को रिव्यू करा सकते हैं, ना ये प्राइवेटाइजेशन के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ये इनकी बात नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत का ओवरऑल पोजीशन है, ये चार से जो है तो ये है। बाकी आप आगे बात करते, मैं जवाब दे दूंगा। सही जी, बिल्कुल। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, आपने शौकत तरीन साहब की भी गुफ्तगू सुनी, शब्बर जैदी साहब की भी गुफ्तगू सुन ली आपने। अब कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर और आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं पहले कि IMF की शर्तों की वजह से हमें पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाना पड़ रही हैं, फिर वो एक हफ्ते बाद कहते हैं कि जी नहीं, IMF का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से। आपको भी मालूम है कि हमें भी यही मालूम था कि जब से ये शुरू हुआ था वो 15 दिन के बाद रिव्यू होता था और उसके बाद जो भी मार्केट की सूरत हाल होती थी उस हवाले से प्राइस फिक्स हो जाती थी। तो कंफ्यूजन तो है। और आज भी पहले हमें कह रहे थे कि IMF के साथ मामला तय हो गए और तकरीबन अब कहा भी जा रहा है कि एग्रीमेंट तकरीबन तैयार है और बस होने को है, जिसकी वजह से डॉलर की जो है वो रुपी भी अप्रिशिएट किया, डेप्रिसिएशन रुक गई और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ, हमने देखा। तो आपको क्या लगता है कि ये अब इसी तरह चलता रहेगा या ये सिर्फ $2.3 बिलियन जो चाइनीज बैंक्स के कंसोर्शियम ने दिया उसका जो है हमें इंपैक्ट नजर आया है डॉलर के रुपी डॉलर पैरिटी में? अभी तो चाइनीज बैंक के कंसोर्शियम ने अनाउंसमेंट की है, उन्होंने दिए नहीं है। दूसरी जो चीज है, IMF का प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जिसमें आज तक कोई भी हुकूमत अपनी रजामंदी से नहीं जाती। तो जो भी जाती है वो अपने से पहले वालों को कोसते हुए जाती है और कोई भी उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेती है। तो उनकी कोशिश होती है कि एक आध ट्रांच या जो भी है वो ली जाए और उसके बाद जो है कमिटमेंट जो पूरी हो सकती है वो कर दे, जो नहीं पूरी हो सकती वो छोड़ दे। पिछला प्रोग्राम जो है 22 प्रोग्रामों में पहला प्रोग्राम था डार साहब वाला, जो कि हुकूमत ने मुकम्मल किया था, हुकूमत पाकिस्तान में, और उसमें भी 12-13 वेवर लेना पड़े थे। वेवर का मतलब होता है कि जो चीज आप नहीं कर सके आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड से उससे वेव ऑफ करवाते हैं कि ये हमसे नहीं हो सका, ये टारगेट पूरा, तो लिहाजा इसको जाने दें और आप हमारा प्रोग्राम चलते रहने दें। इसमें जाहिर है कि आलमी जो सियासत है वो भी उसका भी अमल दखल है। बाराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, उस दौर में आपको वेवर भी मिल गए। अब अभी जो हुआ है, अभी हमने बजट वाले दिन भी बात की थी कि रेवेन्यू ओवर एस्टिमेटेड था 1.75 ट्रिलियन रुपीस जो थे, उसमें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से आएंगे। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या हुकूमत लगा पाएगी इलेक्शन के दिनों में? जो सूबाई सरप्लस है वो कहाँ से आएगा? 800 अरब का गैस का कहाँ से आएगा? तो IMF ने 4 चीजों पे इनके साथ बातचीत IMF के भी चल रही है। एक तो ये था जो पेट्रोलियम सब्सिडीज जो कि उन्होंने खत्म कर दी, अब PDL जो है वो पास ऑन करना होगा, बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ाई जाएंगी, गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो ये 2 चीजें जो है ये तो अभी मरहलावार बढ़ेंगी और उसी की तरफ गालबन आज वज़ीर आज़म का इशारा था कि अभी टफ डेज जो है वो आ रहे हैं। दूसरा जो है वो रेवेन्यू का है कि अगर आपका रेवेन्यू उधर से पूरा नहीं होना, हमें पता है कि सूबाई सरप्लस नहीं आना, हमें पता है कि 200 अरब गैस सेस फंड के नहीं आने लिटिगेशन में है, तो फिर आप अपने टैक्सेस जो है उनको बढ़ाएं और ओवरऑल जो टारगेट है वो भी बढ़ा दिया जाए, स्पेंडिंग कम करें या टैक्सेस बढ़ाएं। तो वो दूसरा पॉइंट है जिसपे कि अभी नंबर्स जो है वो मैच किए जा रहे हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें होगा वो है आपका इस वक्त कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स जो कि और कुछ रिफॉर्म्स वगैरह जो कि जब फाइनल होता है मेमोरेंडम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी तो उस पर आपको लगेगा। तो ये मरहलावार है, लेकिन जो इस वक्त अहम बात है वो ये है कि चंद दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब और आयशा पाशा साहबा जो है अमेरिकन एम्बेसडर के साथ उनकी एक मुलाकात हुई थी और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई गई थी कि IMF थोड़ा साफ कॉर्नर जो है वो रखेगा और इस प्रोग्राम को बहाली की तरफ लेके जाएगा। तो ये बहाली जो है ये तो होगी, लेकिन अब ये किन शराइत पे होगी ये हमें वेट करना होगा जो MEF आता है। तो ये पहला मौका है कि बजट पास होने के बाद, मिनी बजट नहीं आ रहा बल्कि बजट पास होने से पहले ही नंबर्स जो है वो रिवाइज किए जा रहे हैं, क्योंकि वो नंबर्स जो है
वो रियलिस्टिक नहीं थे, ओवर एम्बिशियस। नहीं आबिद सुलैही साहब, ये तो एक बहुत दिलचस्प बात हो गई कि बजट पास होने से पहले ही जो प्रेजेंट किया हुआ है उसको दोबारा रिव्यू करके नंबर्स चेंज किए जा रहे हैं। ये पहले तो हमने कभी नहीं सुना था। हाँ, हम सुनते थे कि जी 6 महीने बाद मिनी बजट आ गया या 3 महीने बाद मिनी बजट आ गया। ये अभी बजट स्पीच के बाद फिर एक मतलब मिनी बजट बीच में ही आ गया, तो ये कैसे हो सकता है? तो इस पर तो खैर ऑपोजिशन तो है नहीं वहां पे, वो कौन बात करेगा इसके ऊपर। दूसरी बात जो बात की शब्बीर जैदी साहब ने कि जी उससे पहले कभी बजट जो है वो आपकी प्रायर कंडीशन नहीं बना था आईएमएफ की प्रोग्राम की। तो अगर ये भी आते ही आईएमएफ के पास चले जाते, सिलसिला 12 अप्रैल को सीधा हो जाता, तो जून ना आती तो ये बजट प्रायर कंडीशन नहीं होना था। अब बजट जो है ये आपका प्रायर कंडीशन है। आप दोहा वाला कम्युनिके पढ़े जो 28 मई का, तो उसमें लिखा है कि सब्सिडीज रोड। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब की आवाज ब्रेक हो रही है। मैं क्विकली शब्बीर जैदी साहब से कमेंट लूंगा। शब्बीर साहब, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसकी तरफ इशारा आज शौकत तरीन साहब ने भी किया और आबिद सुलैही साहब ने भी जिक्र किया कि नंबर्स रिवाइज हो रहे हैं, कि एम्बिशियस टारगेट था। अब ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना कि बजट स्पीच के बाद अप्रूव होने से पहले अनटिल अनलेस कोई ऑपोजिशन इस पे कट मोशंस लगाए तो कि जी ये इस पे कोई बहस हो तो फिर तब्दीली होती है। तो ये एक तो ये बता दें, और दूसरा आपने कहा कि इन 3-4 चीजें जो आपने बताई उसमें प्राइवेटाइजेशन, हमने कहीं बजट स्पीच में कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस नहीं सुना, देखा नहीं हमने। मैं वही आपको गुजारिश कर रहा हूं ना कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये बजट पे शायद जहां तक मैं एग्जैक्टली तो नहीं देखे, वहां लिखा हुआ है कहीं कि ये प्रोविजनल है। तो ये पहली दफा शायद पाकिस्तान की तारीख में कि आप प्रोविजनल बजट दे रहे हैं। तो मैं जो आपको रवि साहब पहले बात कर रहा था कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं ये तैयार नहीं है। देखिए, हमें थोड़ा सा ना इसकी डायनेमिक को समझना चाहिए। ये पावर में है, ये अपनी पॉलिटिकल बेस भी खराब नहीं करना चाहते, पावर से हटना भी नहीं चाहते, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान का गुजारा भी नहीं है। तो अब ये जो एक आप मसला जो दरमियान में आ गया है, उससे ये सारी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। क्योंकि इनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर ये पूरी हकीकत जो है पाकिस्तान की मईशत की पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे तो वो शक्ल बहुत मुख्तलिफ होगी उस पाकिस्तान की जो ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये अब अच्छा, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आज नहीं है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। और मैं और दो लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत टाइम बड़ी कंजर्वेटिव व्यू लेते हैं। मैंने आपके सबके सामने जब 16 दिसंबर 2021 को ये कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है, तो आप सारे हंस रहे थे, ठीक है ना। और आप सारों ने कहा कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है। आज मेरा ख्याल है शायद ही को पाकिस्तान का बंदा हो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो ये कह रहा है कि ये दिवालिया नहीं है, ठीक है ना। और अब ये डिसाइड हो रहा है कि किसने दिवालिया किया। अब ये नहीं डिसाइड हो रहा कि दिवालिया है, और ये बात कर रहे हैं कि दिवालिया मैंने किया है तुमने किया। अब मैं आपको आज ये दोबारा प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये 23, 24, 25, 26 इन सालों में पाकिस्तान अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस नहीं कर सकेगा, चाहे आईएमएफ। सर बिल्कुल सर, मैं ब्रेक की तरफ जाना है, मैं फिर दोबारा आता हूं आपकी तरफ। आपने कहा है कि 23, 24, 25 अगले 3 साल मतलब बैलेंस नहीं कर सकेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन इस पर मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, शब्बीर जैदी साहब ने जो बात की आखिरी, अगर मैं सही तरह करेक्टली समझ सका हूं, तो उन्होंने कहा है कि अगले 3 यानी कि ये वाला बजट जो 22-23 का है और फिर 23-24 और फिर 24-25, यानी कि ये जो 3 साल हैं ये क्रूशल हैं। और ज्यादातर जनरली भी हम ज्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि कोई एज सच पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई मतलब कोई मिरेकल नहीं होने वाला अगले 3 सालों में कि मामला बेहतरी की तरफ चले जाएं, यानी कि आप अपनी सीट बेल्ट टाइट बांध कर ही रखें। तो आबिद सुलैही साहब, डॉक्टर साहब, कोई रे ऑफ होप या हम फाइनल समझ लें जो शब्बीर जैदी साहब ने कह दिया?
ये है कि जब आपका तलातम होता है तो फिर आपको एंकर करना पड़ता है। जब आपका समुद्र में तूफान बौर आया हो तो आप अपनी कश्ती तेज नहीं चला रहे होते, उसमें लंगर अंदाज होने को तरजीह दी जाती है। तो जाहिर है कि आप अपनी ग्रोथ जो है उसको तो स्लो कर ही रहे हैं। ये पूरी दुनिया में रिसेशन की इस वक्त जो है वार्निंग वो दी जा रही है, पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन की बातें हो रही हैं, पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस की बातें हो रही है। और कल भी ईयू के अगर आप सरबराह की स्टेटमेंट सुन ले तो उन्होंने यूक्रेन वार पे कहा कि जी ये जंग जो है ये अभी लंबा अरसा चलेगी, ये सालों की बात है, महीनों की बात नहीं है। अब अगर ऐसा है तो उसके इम्पैक्ट आप पे डायरेक्टली पड़ रहे हैं। अभी जो हमने 4 जुलाई के लिए टेंडर दिए थे गैस के, आपको पता है कि 4 कार्गोज के टेंडर दिए थे, सिर्फ एक कार्गो की बिड आई है और वो भी $40 MMBTU की आई है। अब आप बताएं 39 पॉइंट समथिंग MMBTU पे आप अगर देते हैं गैस और उसकी बिजली बनाते हैं तो बिजली का यूनिट पड़ेगा 53 जो रुपीस पर यूनिट बिजली पड़ेगी। अब 53 रुपए पर यूनिट बिजली बना के अगर हुकूमत उसकी कास्ट रिकवर करने की तरफ जाएगी तो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी खोएगी। अगर वो नहीं बिजली देगी, लोड शेडिंग एक्सटेंड कर जाएगी, तो तब लोग सड़कों पे आएंगे, वो टायर जलाना शुरू कर देंगे जैसे 2012 में होता था। और सबसे तीसरी चीज जो है कि ये फ्यूल मंगवाने के लिए आपको डॉलर चाहिए। डॉलर जो है वो आपको IMF से मिलने हैं, डॉलर आपको बाकी लोन से मिलेगा। वो तो डॉलर इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही है आपके पास, $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है पिछले साल की जो FDI आपके पास आई है। तो ये इश्यूज हैं और इन इश्यूज में करंट अकाउंट को बैलेंस करना, यानी मैं सरप्लस की बात नहीं कर रहा, बैलेंस की बात कर, जैसे पिछले सालों में कोविड से पहले मुश्किल था इसी तरह से आगे भी मुश्किल होगा। अभी ये सफर शुरू हुआ है मुश्किलात का, ये फौरी तौर पे इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये देखा ना कि कतर जैसा मुल्क जिसके पास आपके लॉन्ग टर्म अगर गैस के कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी आपका जो लॉन्ग टर्म सप्लायर है, अगर वो आपकी $6 MMBTU की किसी कंसाइनमेंट को कैंसिल करता है, उस पर डिफॉल्ट करता है, तो उसका फाइन है 1/3 30% उसने पे करना है। वो $2 आपको पे करेगा और $2 MMBTU के हिसाब से, और $40 MMBTU के हिसाब से अगर वो आगे बेच देगा तो उसको फिर भी $38 MMBTU बच रहे हैं। तो इस तरह की सर्कमस्टांसेस में आपकी एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा, आपका ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये लाजमी बढ़ेगा। शहबाज जैदी साहब, कुछ अर्सा पहले मेरे किसी से नेपाल में बात हो रही थी, तो वैसे ही मैंने तो उसने कहा कि जी हम तो यूज टू हैं 8 से 10 घंटे बिजली हमारे मतलब बाकायदा खटमंडू जैसे शहर में भी नहीं होती है। और तो मैंने कहा यार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, उस वक्त वाकई कोई क्राइसिस नहीं था और यूपीएस वगैरह भी नहीं, लोगों ने बंद कर दिए थे। अभी जब अचानक दोबारा यूपीएस ऑन करने पड़े तो बैटरीज की कीमतें और यूपीएस की कीमतें आसमानों पर लग गई। तो मतलब इसका मतलब है कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि बस यही होगा जो जिसने आबिद सुलैनी साहब का कि अगर आप 53 रुपए फी यूनिट बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू आर बेटर ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, वो बात फिर अल्ट्रा कंजर्वेटिव हो जाएगी। बात ये सिर्फ आप बिजली की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि बड़े आसान अल्फाज में कह रहा हूं कि ये दुकान इस तरह नहीं चल सकती। जो जमीर जो बात करें ना सुलैनी साहब, वो बात करें कि जी परेशानी होगी, मैं ये कह रहा हूं ये परेशानी से ज्यादा वाली बात है। परेशानी नहीं होगी, ये दुकान नहीं चल सकती। आपका करंट अकाउंट बैलेंस नहीं बैलेंस होगा अगले 2 सालों में, आप कुछ भी कर ले। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा, मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं चीजों को ज्यादा बेहतर समझता हूं कि आगे मेरे नंबर्स क्या कह रहे हैं। ये दुकान 23, 24, 25, 26 पे नहीं चलने वाली अनलेस के आप अपने इंपोर्ट का बिल तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर कम करें। मेरी बात समझे, देखिए आप जो सुलैनी साहब बात करें कि गैस इतनी महंगी आ रही है वो तो अलग सवाल है, मगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे भी अगर आती है, जब तक आप 7 से 8 बिलियन डॉलर नहीं कम करेंगे आपका ये दुकान नहीं चल सकती। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप अगर IMF की रिपोर्ट खोल लें और 2022 जो उन्होंने उनकी वेबसाइट में मौजूद है, उसमें अगली जो कैश प्रोडक्शन है पाकिस्तान की अगले 3-4 सालों की, उसमें लिखा है कि FDI जो आएगी वो $10 बिलियन पर एनम आएगी। सुलैनी साहब बैठे हैं, आप बताएं क्या $210 पर FDI आएगी? तो FDI नहीं आएगी, तो ये $40 बिलियन का फर्क आने वाला है 4 साल में, ये कहां से पूरा करेंगे आप? मेरी बात समझे, मैं कोई जज्बाती आदमी नहीं हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह और शुक्रुल्लाह कह के
अपने आप को मुतमईन कर लूं। पहले मैं शुक्रिया बाद में कहूंगा, पहले मैं अपनी नंबर का फैसला करूंगा ना। मेरे पास 40 बिलियन का शॉर्टफॉल आने वाला है बिकॉज मेरी एफडीआई नहीं आ रही। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है बिजनेस रिकॉर्डर में, उसका नाम है डीमिस्टिफाइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर 40 बिलियन मेरे पास आगे नहीं आने वाले, तो मैं 40 बिलियन की तैयारी करूं ना अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। अब पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम यह है कि ना ये सच बोलते हैं, ना ये सच देखते हैं, ना ये सच सुनते हैं, ना इनको ये देखना आ रहा कि दीवार के पीछे क्या है। हमारे लिए ये मुझे चले, मैं ब्रेक के बाद फिर आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि चीज है कि ये जो अभी थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है रुपए पे और रुपया अप्रिशिएट हुआ है कोई 3-4 रुपए, तो ये किस वजह से हुआ और क्या ये ट्रेंड इसी तरह चलेगा? अगर चलेगा तो ये तो बहुत अच्छी खबर है कि प्रेशर इसका मतलब है कि कम हो रहा है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हुआ है तो ये क्यों हुआ है और ये क्या चलेगा या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी कि क्या होने जा रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हुकूमत में बैठी हुई पार्टी के एक रुकन कोई बात करते हैं तो हमें उसको भी सीरियसली लेना चाहिए कि उधर भी परेशानी है। या फिर जिस तरह पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने कहा था कि जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगले दिन एक और उनके सीनियर रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपने हमसे पूछना है तो सिर्फ हमारी वजारतों के मुतालिक पूछें, पूरी हुकूमत के हम जिम्मेदार नहीं है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज पे बात करनी है, पूछना है तो मिफ्ता इस्माइल से पूछें, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या कर रहे हैं आगा रफीउल्लाह साहब, क्या कह रहे हैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये जरा सुन लें। यही रोना है कि पिछली हुकूमत ने ये किया और यही सिलसिला 74-72 सालों से चला आ रहा है। यही सिलसिला चलाना है तो इससे माजरत के साथ किसी गरीब का कोई फायदा नहीं है। ये किस किस्म के बजट है, ये किस किस्म के आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम भी करते हैं, इनके ऊपर टैक्स भी लागू करते हैं, इनके ऊपर महंगाई भी डालते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सेकंड आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ता है और रिजल्ट ये होता है कि हम मकरूज होते हैं। अफसोस के साथ मजदूर फिर कमजोर है, कहीं भी 25,000। आपको अजीब लगेगा कि आपके इस हाउस में एक कैफेटेरिया है, उसके अंदर भी 15,000 रुपए तनख्वाह है। जो अफसोस की बात है। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, एक तो ये कि चले वो तो सियासी बात है कि जी इल्जाम लगाते जाना पहले पे भी और दूसरे पे भी, और फिर उन्होंने जो कर्जों की बात की, लेकिन बात यह है कि कौन मॉनिटर कौन करेगा कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि अगर मैं अपने मुलाजिम को उतनी तनख्वाह नहीं दे रहा जो मिनिमम वेज है, तो इसका मतलब है कि मैं भी परेशान हूं। तो ये तो एक साइकिल बना हुआ है ना, जिसकी वजह से लोग मतलब अगर मुझे सही पैसे नहीं बच रहे महंगाई की वजह से, तो मैं आगे भी नहीं दे सकूंगा। तो ये साइकिल से कैसे निकलेंगे? और दूसरा ये भी बता दें कि जो डॉलर पे जरा प्रेशर कम हुआ है, रुपये अप्रिशिएट हुआ, तो ये सिलसिला चलता रहेगा या ये वन टाइम अफेयर था? मैं कोशिश करता हूं कि डॉलर के मामले में मैं प्रेडिक्शन कोई भी असेसमेंट नहीं देता, क्योंकि वो रात को जो प्रोग्राम पे हम बात करते हैं, अगले दिन बहुत से लोग जो हैं वो उन्हीं मशवरों पे अमल करते हुए या वो खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि अगर आईएमएफ के साथ प्रोग्राम एक अच्छे तरीके से नेगोशिएट कर लिया जाए तो कीमत अब कम तो नहीं होगी। ये नहीं हम कह सकते कि डॉलर 200 रुपए से नीचे चला जाए, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये इसमें इस्तेहकाम जो है वो रहेगा। रही बात अब दूसरी के फैसलों पे अमल दरामद किसने कराना है, तो देखिए माइक्रो लेवल पे तो हम सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो आपकी मिनिमम वेजेस है वो चूंकि पब्लिक सेक्टर और क्वासी पब्लिक सेक्टर पे इम्प्लीमेंट होती है, वहां पे हुकूमतों का या अदारों का जो होता है, सरकारी अदारों का, उनका ये काम है। लेकिन एक मैक्रो लेवल भी है, और मैक्रो लेवल है कि जो भी गवर्नमेंट कमिट करेगी अब उसको कौन इंश्योर करेगा कि वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। यानी अगर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप आपने रखना है, एक ट्रांच ले ली और उसके बाद आप फिर आईएमएफ से भाग गए, तो जो अगला प्रोग्राम या अगली ट्रांच के लिए डिस्कशन होगी वो इससे ज्यादा टफ हो जाएगी। तो हमें उससे एक सही बिल्कुल उसको कौन इंश्योर करेगा कि बाकी वो
इम्प्लीमेंट हो रही है। सही, बिल्कुल। शब्बर ज़ैदी साहब, एक तो ये बता दें कि अभी कहा जा रहा है कि ये सकूक लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीजें गिरवी रखवाई गई हैं। हम क्यों नहीं एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते ताकि जो ब्लीड हो रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो नुकसान कर रही हैं वो रुक जाए और एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएं, जो जिसके प्रोसीड्स आए आप कर्जे उतारें ताकि कम से कम बोझ तो कम हो। अब इसमें दो बातें, जो आपका वैल्यूएबल एसेट है, फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर है, उसका आपको बाहर से इस आज के टाइम में अच्छा बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपसे मांगेगा गारंटीड रिटर्न डॉलर में, जिस तरह आईपीपीबी का है। तो उसमें हमें नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। तो अगर हम ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो मैं बात कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन की, वो ये नहीं कह रहा था कि हमें पैसे आएंगे। मैं प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूं और आईएमएफ भी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आपका ब्लीडिंग एसेट्स हैं वो आप निकालें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान स्टील मिल को निकाल दें या आप पीआईए को निकाल दें। वो ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन के थ्रू पैसे लेकर आए, वो ये कह रहे हैं कि जो आपका खजाने में बोझ पड़ता है, आपको सब्सिडी देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द लॉस एंड इंडस्ट्रीज, उनको आप निकाल दें। अगर हम रवीश साहब ये समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करके हम कोई डॉलर रिसीव कर लेंगे, मैं एज ए अकाउंटेंट ये समझता हूं कि वो हमें आज के जमाने में नहीं आएंगे। तो ये मैं जो आपको जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो ये करनी है कि जो आपका ब्लीडिंग एसेट है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए है और कुछ पोर्शन रेलवेज के हैं जो कि ब्लीड कर रहे हैं, उनको आप निकाल दें। कि जो एसेट आपके पड़े हैं, जैसे पावर सेक्टर है, वो आपको नुकसान दे रहा है, तो आज उसका बायर आपको नहीं मिलेगा डॉलर में। तो ये जो आप दो तीन एसेट में बात कर रहे हो, ये रुपये में बिकेंगे और रुपये में चले जाएंगे। तो मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को ये चाहिए और हुक्मरानों को भी, अवाम को भी, कि वो अपना हिसाब किताब सीरियसली देखें और अपनी चादर में रह के पांव फैलाएं, तो ये मुल्क चल जाएगा और आगे इसके मसाइल हल हो जाएंगे। मगर अगर हमने अपने माशरती या समाजी तरीके यही रखे, मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि अगर आप 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो आपका 3,500 मेगावाट बिजली बचत होगी। वो है पाकिस्तान का हल। ये हल नहीं है कि आप जाकर सऊदी अरब से मजीद भीख मांग लें। बिल्कुल सही फरमाया शब्बर ज़ैदी साहब। डॉक्टर आप साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सेल्फ करेक्शन की जरूरत है नाजरीन, और टफ टाइम्स में कौमें बनती भी हैं और तबाह भी हो जाती हैं। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसे गुजारना है इस टफ टाइम को। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।